बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आने वाले दिनों में बजट आने वाला है और बजट के हवाले से हुकूमती कयास आराइयाँ ये हैं कि बजट आवाम के मफाद में होगा। इसमें कारोबारी तबके को कुछ रिलीफ मिल सके या ना मिल सके, लेकिन जो जॉब होल्डर्स हैं उनको रिलीफ ज़रूर मिल सकेगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ ये है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कुव्वत ख़रीद किस तरीके से बढ़ी है, और आलमी मईशत में अगर हम जायज़ा लें तो पाकिस्तान ने किस हद तक रिकवरी की कोरोना वायरस के हवाले से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं, शाहिद खाकान अब्बासी तो ये कहते हैं कि वो सदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फैसला उन्हीं का होगा, लेकिन हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब का होगा। तो ये जो हतमी फैसला है, अगर वो सदर का नहीं हो सकता तो दूसरे किसी शख्स का होगा, तो उस पर क्या इतराज नहीं उठेंगे? वो बयानिए में फर्क नहीं आएगा, वो धड़ेबंदी नहीं हो सकती, उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस पर भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, ये बात तो ये, हुकूमत बजट में ऐसे कौन से इकदाम उठाएगी, कौन सा रिलीफ देगी कि जो इस वक्त अपोजिशन पहले से मोहतात है, पहले से तैयारी कर रही है, वो तैयारी धरी की धरी रह जाए और अवाम के भी मफाद में बजट आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखें यासर, हुकूमत ने पूरी प्लानिंग कर रखी है और ये प्लानिंग गुज़श्ता 1 साल से जारी थी। और 1 साल से जो हम देख रहे थे कि हुकूमत कोई बड़ा काम नहीं कर रही, कोई ऐसा इक़दाम नहीं कर रही कि जिससे अपोजिशन जो है वो डर जाए, या कोई ऐसा मामला कि जिससे हुकूमत को फ़ायदा पहुँचे। ये तैयारी सिर्फ बजट के हवाले से हो रही थी, और तैयारी इस तरह हो रही थी कि हुकूमत ये खेलना चाहती थी कि ये बजट ऐसा बजट हो कि उसके बाद अब ख़ुद चाहें कि हम इंतहाबी अमल में जाना चाहते हैं, इंतहाबात की तरफ जाना चाहते हैं, तो अपोजिशन उससे भागे। तो मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत ने 6 ऐसे प्लान बना रखे हैं इस बजट में कि जिसके बाद हुकूमत अगर इलेक्शन में जाती भी है तो हुकूमत की पहली वाली पोजीशन नहीं होगी, बल्कि हुकूमत बेहतर पोजीशन में। सरकारी मुलाजमीन राज़ी होंगे, ट्रेडर्स राज़ी होंगे, आम शहरी को बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। आपकी वो तमाम चीज़ें जिसके मतलब कहा जा रहा था बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएंगी, इसी तरह गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी, कुछ नहीं बढ़ रहा, बल्कि आपको अगले चंद माह में बहुत ज़्यादा कमी नज़र आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है। इस प्लानिंग के तहत इस बजट के फौरी बाद महंगाई का सैलाब जिसका इंतज़ार कर रही थी अपोजिशन, इंतज़ार कर रही थी कि महंगाई होगी, हम मुख्तलिफ यूनियंस को साथ लेंगे, आवाम को साथ लेंगे, अवामी रेला लेकर निकलेंगे और हुकूमत उस अवामी रेले का मुकाबला नहीं कर सकेगी। अब अपोजिशन को भी इस बात का इल्म हो चुका है कि हुकूमत जो है किसी सूरत में जाने वाली नहीं है, और ना इस मौजूदा सूरत हाल में कोई ऐसी कैंपेन चल सकेगी जिससे हुकूमत को नुकसान पहुँच सके। या सर, अगर आप देखें कि आज स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच गई, 48,000 की नफसियाती हद भी हो गई। उसके बाद ग्रोथ रेट आपका देखें कहाँ चला गया। ये सारी चीज़ें आप क्या समझते हैं कि ये मसनूई है? ये मसनूई नहीं है। हुकूमत अपोजिशन जितना मर्जी कह ले, ये बिल्कुल मसनूई नहीं है। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, ये कितनी आज शाहिद खाकान अब्बासी ने और लाहौर में मौलाना फजल रहमान ने बात की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, ये बजट बासानी मंजूर हो जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, ये बजट बासानी मंजूर हो जाएगा। लेकिन इसलिए कि जो खबरें चल रही हैं कि IMF की जानिब से वो टैक्सेस छूट खत्म करने का फिर से मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या शौकत तरीन साहब उसमें किरदार अदा कर सकते हैं? बेहतरीन, बिल्कुल किरदार अदा कर सकते हैं। IMF ने जो कहा है उसके मुताबिक जाएँ तो फिर आपकी ये जो कल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ गई हैं ना, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, तो आप क्या समझते हैं ये कोई प्लानिंग नहीं थी? ये सब प्लानिंग का हिस्सा था, और ये हुकूमत फैसला कर चुकी है कि वो आवाम को रिलीफ देगी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ज़रा आप देखिएगा कि कर्ज़ों की किस तरह बाहर आती, कितने लोगों को कर्ज़े मिलते हैं। आप देखिएगा कि पाकिस्तान की वो इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि ये तामीरात का शोबा, ये किस तेज़ी से आता आपको पता है? चले मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, ये 1 या 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की तरफ से आएगी। पाकिस्तान के अंदर 13 बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगने जा रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से, दुबई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, कतर से और चाइना से आ रही है। और ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं, आज कुवैत के हवाले से भी तो एक खुशाइंद बात है। सॉरी, कुवैत से भी आ रही हैं, कतर कुवैत से भी आ रही। ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगेंगी, इसमें रोज़गार के साथ साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि आपकी मौशियत खड़ी हो जाएगी
ये सारा कुछ इन्होंने बजट के फौरी बाद अनाउंस करना शुरू कर देना है, कुछ चीज़ें बजट से पहले, कुछ बजट के बाद। ये बाकायदा थिंक टैंक जो है, जिसमें सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदार नहीं है बल्कि अहम अदारों के अफराद भी हैं जो पाकिस्तान की मआशरत को खड़ा करना चाहते हैं, उन सब ने मिलकर ये प्लानिंग की है और इस प्लानिंग पे काम हो चुका है। जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो बहुत ज़्यादा आवाम की सुनी, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया। अब अचानक ये सारी चीज़ें जो बेहतर होना शुरू हुई हैं, एक दिन में नहीं हुई, इसके लिए प्लानिंग थी। और इस प्लानिंग के बाद आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये मजीद ग्रोथ कहाँ जाएगी, मजीद स्टॉक एक्सचेंज कहाँ तक जाएगी, शेयर्स का कितना कहाँ तक कारोबार होगा। राना साहब, जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की नफी नहीं करते कि बाहर से सरमायाकारी नहीं आ रही, वो इस बात के हक में है कि बाहर से सरमायाकारी आ रही है और बड़ी तादाद में आ रही है। लेकिन वो एक सवाल ये उठाते हैं कि हमारे पास अगर वैक्यूम मौजूद नहीं है, स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, हम उतनी सहूलत दे नहीं सकते, तो वो सरमायाकारी का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुछ अरसे सरमायाकार आएंगे फिर वो भाग जाएंगे। तो इस हवाले से मैकेनिज्म क्या तैयार हो रहा है? देखें, एक तो आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों के लिए एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। उस कानून में उसे बहुत से ममालिक से ज़्यादा सहूलतें यहाँ मिलेंगी, बहुत से ममालिक से ज़्यादा। लोग बांग्लादेश में कारोबार क्यों शुरू किया, मलेशिया में, चाइना में, दीगर जगहों पे कारोबार क्यों शुरू किया गया था? तो उसका नुकसान भी तो उठाना पड़ा ना हमें। कपास भी हमारी ख़राब होगी, अब जिस तरह की है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल था, वो प्लानिंग नहीं थी, अब प्लानिंग हो चुकी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सिर्फ हुकूमत नहीं, कुछ अहम अदारों के लोग भी जो हैं इस प्लानिंग में शामिल हैं और उन्हीं की वजह से बेहतरीन प्लानिंग हो चुकी है। आप देखिए ज़रा, बजट में कितने दिन रह गए हैं सर? ये बिल्कुल बजट तैयार है, बजट आ रहा है और बजट के साथ ही आप देखिएगा हर रोज़ एक नई बड़ी खबर होगी। और अपोजिशन इसी बात पे परेशान है। नहीं, मैं आपको बता दूं, अपोजिशन इसी बात पे परेशान है। अपोजिशन जो समझती थी कि ईद के बाद उसकी ईद के बाद फिर बजट के बाद एक बड़ा तूफान आएगा और तूफान में सब बह जाएगा और सब कुछ जब बह जाएगा तो उसके बाद ये होगा कि जनाब हुकूमत की जो है वो घर जाने की तैयारी करेगी और हम लोग जो है हीरो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आज जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है और आज जो अब्दुल गफूर हैदरी का बयान है कि चाहे 5 दिन हो चाहे 5 साल, तो ये आप किसको क्या समझ रहे हैं? ये इसलिए है कि इन्हें समझ लग गई है कि हमने जहाँ पे हुकूमत पे बहुत से मामला पे तनकीद किया, हमें मानना चाहिए कि ये अचानक जो सब कुछ हो रहा है ये अचानक नहीं था। अच्छा, आप ये भी तो देखिए कि रफ्ता रफ्ता वज़रा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म अगले 5 साल की भी नवीद सुना रहे हैं कि अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। भाई उन्हें पता लग गया ना। देखिए, मुझे नहीं पता अगले 5 साल इनके हैं या नहीं, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगले 4 से 5 माह जो हैं इस पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े बेहतर हैं, अगले 4 से 5 माह जो हैं अपोजिशन के लिए बड़े बुरे हैं। मैं ये बिल्कुल कह रहा हूँ, अगले 4 से 5 माह अपोजिशन के लिए बुरे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, वक़्त से 4, 5, 6 माह पहले इलेक्शन भी अनाउंस हो सकते हैं। उसकी वजह कि हुकूमत जब अपनी तैयारी में पूरी तैयारी कर लेगी तो फिर वो अपोजिशन को तैयारी का टाइम नहीं देगी। जब आप देखते हैं कि ग्राउंड में आप आगे हैं, वेदर आपकी मर्जी का है, विकेट आपकी मर्जी की है। मैं आगे चल के राना साहब इस पे बात करता हूं कि हुकूमत की तैयारी कहां पे नहीं है और वहां पे वो डिले आ रही है। लेकिन बात ये करनी है कि इस वक्त अगर तैयारी पूरी हो चुकी है तो आने वाले दिनों में सियासी हंगामा कोई नहीं होगा। फिर तो वो बात जो हमने कुछ अरसा पहले कही थी कि बजट के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियां हो सकती हैं, फिर तो वो तब्दीलियां भी नहीं होंगी। तब्दीलियां जरूर होंगी। तब्दीलियां कहाँ पे होंगी मैं आपको ये बताऊँ। तब्दीलियां कुछ वजारतों में होंगी, तब्दीलियां कुछ लोग अपनी वजारत छोड़ देंगे। इत्तेहादियों के हवाले से बिल्कुल इत्तेहादी नाराज़ होंगे, उनको मनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब 2 इत्तेहादी क्या 3 इत्तेहादी भी नाराज़ होकर चले जाएं तो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। यासर, पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ नहीं है, ANP साथ नहीं है। उनकी नशिस्तें आप देख लें और इत्तेहादियों की देख लें तो साफ पता लग जाता है कि जब अदम इत्तेमाद की तहरीक नहीं आएगी तो फिर इत्तेहादी जो है किसी के नाराज़ होने से या राज़ी होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा राना साहब, आगे बढ़ते हैं, मुझे आज़ाद कश्मीर पर बात करनी है, लेकिन एक बात एक पहले सवाल ये शहबाज शरीफ साहब के हवाले। चले मैं आपको ये भी खबर दे दूँ, शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा से पहले पाकिस्तान से चले जाएंगे। ईद उल अज़हा बाहर होगी, ईद उल अज़हा बाहर होगी। वो चाहते हैं कि कुर्बानी जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर करें। मैं आपको कह रहा हूँ ये शरई कुर्बानी की बात कर रहे हैं या सियासी? देखिए, शरई कुर्बानी करेंगे लेकिन इस बड़ी ईद पे सियासी कुर्बानी भी हो जाएगी ना, किसी के बयानिए की कुर्बानी हो जाएगी। अब आप पूछना चाहते हैं तो इस ईद पे शहबाज शरीफ साहब किसी के बयानिए की कुर्बानी देने जा रहे हैं और उस कुर्बानी को देने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। मेरे पास इतला ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो
ईद उल अज़हा से पहले, बकरा ईद से पहले, ईद कुर्बान जो है, इससे पहले पाकिस्तान से चले जाएंगे और बाहर जाकर फिर किसी सियासी बयानिए की कुर्बानी भी होगी और शरी कुर्बानी भी होगी। वापसी जल्दी होगी? वापसी जल्दी हो जाएगी, सही, वापसी जल्दी हो जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। दो चीज़ें हैं, यहाँ तो शहबाज शरीफ के बयानिया की कुर्बानी हो जाएगी, तो फिर शहबाज शरीफ की बयानिया की कुर्बानी के बाद जब वह बयानिया कुर्बान होगा तो शहबाज शरीफ उसका बयानिया का गोश्त खाने के बाद बीमार हो सकते हैं। और अगर शहबाज शरीफ का बयानिया कुर्बान नहीं होता, किसी और का बयानिया कुर्बान होता है, तो शहबाज शरीफ तंदुरुस्त होके और तगड़े होकर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत के लिए इस वक्त टेंशन पड़ी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी भी, नून लीग भी, वो ये कहते हैं कि डिले नहीं होना चाहिए, NCOC की सिफारिशात को हम नहीं मानते। लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ टफ सिचुएशन है। कारकुनान भी, रहनुमा भी वहाँ पर मखमसे का शिकार है, बंटवारा हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन हो जाते हैं और मामूल के शेड्यूल के मुताबिक होते हैं, जो आईन और कानून के मुताबिक हैं, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना मुश्किल होगा, और अगर डिले हो जाता है तो फिर कितनी आसान? देखिए, डिले हो जाएगा तो तहरीक इंसाफ को सहूलत मिल जाएगी, नाराज साथियों को मना सकेंगे, मैं बिल्कुल आपको क्लियर कह दूँ। और अगर ये इलेक्शन फौरी होते हैं तो आज क्या हुआ है, मैं चाहूँगा वो एक फुटेज दिखाएं। ये फुटेज है अभी, वो फुटेज जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ये लड़ाई झगड़ा कोई किसी गली मोहल्ले में नहीं, ये झगड़ा जो है, ये सामने जो शख्स बैठा है, ये तहरीक इंसाफ का मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, जिनके साथ तलख कलामी, गाली गलोच, ये सारा कुछ चल रहा है। और ये तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी सेक्रेटरी 8 में हुआ है, आज हुआ है। ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये आज हुआ है इस्लामाबाद में। और ये वो लोग हैं जिन्होंने टिकटों के मामले पे शोर डाला है। ये टिकटों के, आज़ाद कश्मीर में टिकटों के मामले पे जो फड्डा चल रहा था, ये उस पे सारा शोर। अच्छा राना साहब, आप अमूमन देखें बड़ी जमातों के अंदर टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो बातें होती हैं ना, वो बड़ी जल्दी दब जाती हैं। लेकिन ये PTI के अंदर टिकट जारी होने, वापस लेने, नए बंदे आने, उसके जीतने और हारने के बाद भी एक साल तक टिकट्स के मामले पे फिर भी बात जारी रहती है। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, एक बात तो माने कि कोई एक सियासी जमात तो ऐसी है जिसके अंदर जमहूरी तौर पर अपनी बात करने का हक है, जहाँ पर क़यादत के पास पहुंचकर एहतजाज करने का हक है, जहाँ पे क़यादत को जाकर ये बताने का हक हासिल है कि जनाब आपने गलत टिकट दी है, जहाँ पे जाकर शोर मचाने का हक है। नहीं तो माजी में आपको नहीं पता कि बादशाह सलामत जिसकी टिकट अनाउंस कर देते थे, उसके खिलाफ बोलने वाला पार्टी में नहीं रहता था, उसको जुर्रत नहीं होती थी कि बादशाह सलामत के पास पहुँच सके। बादशाह सलामत कौन है, ये आपको भी पता, मुझे भी पता है, आपको नहीं पता। उस वक्त में बरादरियों को टिकट दिए जाते थे, तो अब भी दिए जाते हैं, अभी बेशतर जगहों पे दिए जाते हैं। तो ये मामला, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर का। अगर टिकटों के मामले पे इसी तरह फटेबाजी चलती रही, इसी तरह सारा क्लैश होता रहा, तो आप जेहन में रखिएगा कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद कश्मीर में बड़ा टफ टाइम इन्हें मिलेगा। बेशक हुकूमत की फेवर इनके साथ होगी, बेशक ये एज होता है कि जिसकी हुकूमत है वही इलेक्शन जीतता है, लेकिन ये मुमकिन इसलिए इस दफ़ा मुश्किल हो जाएगा। मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके बाद सोशल मीडिया है, अब चेक एंड बैलेंस है। अगर आज एक जमात के कारकुन जो हैं अपने सेक्रेटरी जनरल के साथ जाके लड़ते हैं, ये आप फुटेज देख ही रहे हैं। इस फुटेज में अगर हम आवाज़ें सुनाएं तो जो गालियां निकल रही हैं, जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, तो वो किसी चैनल पे ब्रेक पे जाना है। लेकिन उससे पहले आप क्या समझते हैं, इत्तलात क्या है, क्या कोई नेगोशिएशन चल रही है टिकट्स के मामले पर? मेरी इत्तला है कि अगले चंद दिनों में शाह महमूद कुरैशी, असद जो हैं, उसके असद साहब हैं, और चंद एक जो वज़ीर होंगे, उन पर मुश्तमिल को कमेटी बन सकती है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा, इन पे मुश्तमिल को कमेटी बन सकती है। मेरी इत्तला ये है। और एक सवाल ये, क्या वक्त पे हो सकते हैं इलेक्शन या डिले होंगे? इलेक्शन वक्त में होंगे, वक्त पे होंगे, इलेक्शन वक्त पे होंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हुकूमत अपोजिशन जो है उन जमातों की मुखालफत या उनके लिए कोई नया इशू खड़ा करने दे। हुकूमत नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई नया इशू सामने आए कि जिससे दीगर सियासी जमातें जो हैं उसको इस इशू को बनाएं और बनाकर पाकिस्तान के अंदर एक नया तमाशा शुरू हो जाए और एक कैंपेन किसी और तरफ चले। इलेक्शन वक्त पे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल से निमटना होगा और बेहतर तरीके से निमट के ही इलेक्शन का इनेकाद करवाना होगा। नाजरीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी मंजरनामा यह है कि कुछ अर्सा पहले जो PDM मुत्तहिद थी, अब वो PDM नहीं रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक
पीडीएम नहीं है क्योंकि वो उसका जो आगाज था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, अब उसकी तरफ हम वापस रुजू नहीं करना चाहते थे। तो हुकूमत ये कहती है कि पीडीएम की टाइम फिश हो चुकी है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत तो विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी दिखाई देती है जो एक मंजरनामा है, लेकिन हकाइक क्या है? अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद है तो वो हुकूमत को टफ टाइम कैसे देगी? अगर हुकूमत विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद है तो वो ऑपोजिशन के बयानियों को किल किस तरीके से करेगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के इंसाफ की रहनुमा सेनेटर डॉक्टर जरका साहबना ने, और हमें साथ में ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस हवाले से वक्त देने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त जो हुकूमती इकदामात हैं, और आज वजीर आजम इमरान खान साहब का कोयटा के दौरे के मौके पर जो कहना था कि अपोजिशन तो परेशान दिखाई देती है, हमें तो तारीखें देती है, अपोजिशन को तो खुद कोई नहीं पता कि ये कब हुकूमत गिराएगी, हम तो अगले 5 साल भी आएंगे और ढंके की चोट पे आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हुकूमती इकदामात, दूसरी तरफ बटी हुई अपोजिशन, हुकूमत को कैसे टफ टाइम देगी अपोजिशन? देखें, अपोजिशन बटी हुई सवाल ही नहीं पैदा होता, और अलायंस को ज़रूरी नहीं होता कि उसके अलायंस के अंदर 11 पार्टियों या 10 हों या 7 हों। डेमोक्रेटिक अलायंस एक एफर्ट जारी है। आप देखें कि बिलावल भुट्टो अगर ये समझते हैं कि पीपल पार्टी अभी ज्वाइन नहीं कर रही, तो इवन देन वो अपोजिशन में है और वो हुकूमत के ऊपर एतराज़ात कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि अभी बट गई है तो इसका असर नहीं है। पॉइंट ये है कि हम तो दुआ करते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है ये डिलीवर करे और पाकिस्तान को आगे लेके जाए, और इसके बाद भी जो हुकूमतें आएँ वो अपना टेन्योर पूरा करें। लेकिन चूंकि इस हुकूमत के दौर में बहुत कुछ हुआ जो आपने देखा, मेरे ख्याल में 3-4 जंगों में इतना मुआशी नुकसानात नहीं हुआ, इतनी बेरोजगारी नहीं हुई, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और प्लस बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं लोग गए, तो उनके ऊपर ज़िंदगी तंग हो गई है। फिर लोगों की सैलरीज में इजाफा नहीं हुआ, पेंशनों में इजाफा नहीं हुआ, आपकी इकानमी का साइज ओवरऑल सुकड़ गया, आपकी पर कैपिटा इनकम इफेक्ट हो गई। तो ये सब कुछ था, रेवेन्यू का मसला बना हुआ था, जो इस वक्त इन्होंने 4000 का भी कहा है, तो ये एक अच्छी खबर तो है। लेकिन इनको ये भी पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून ने 1.9 ट्रिलियन से लेके 3.85 ट्रिलियन किया था, और वो भी तारीख में पहली दफा था, और मेरे ख्याल में इतना बड़ा जंप कभी किसी हुकूमत में नहीं लगा। तो अभी ये और भी बेहतर, अभी तो इस हुकूमत ने जो डैमेज किया उसको रिकवर होना शुरू हुआ है, कुछ हद तक रिपेयर हुआ। जो आपको 5.8 जीडीपी मिली वो गिर पे माइनस पे गई और अभी ऊपर आ रही है, तो ये खुशाइंद है, हर पाकिस्तानी के लिए खुशाइंद है। स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन कुछ बेटर हुई है, वो है, लेकिन ना अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुई है, ना महंगाई खत्म हुई है। जो आम आदमी का एक मसला है वो वहां जूं का तू है। तो जब तक के ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों के हालात जिंदगी बेटर नहीं होते, उस वक्त तक जो है वो लोग मुतमईन नहीं होंगे। हुकूमत आपने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, कुछ बेहतरी आ रही है, बेहतरी आनी चाहिए। डॉक्टर सरकार साहब, आज वज़ीर आज़म ने बड़ा दावा किया है कि अगले 5 साल भी उनके होंगे, जो मर्जी हो जाए। किस बुनियाद पे अगले 5 साल होंगे? जिस तरह सेनेटर साहब कह रहे हैं कि अवाम को कुछ नहीं दिया, महंगाई है, बाकी हम भी ये जानना चाहते हैं कि अवाम को आपने क्या दिया है, क्यों, किस बुनियाद पे आप अगले 5 साल के दावा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जनरल साहब की बातें सुन के तो मुझे लग रहा था जनरल साहब भूल गए हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। दुनिया कोरोना और कोविड-19 की जद में है, और सारे वेस्टर्न ममालिक और दूसरे ममालिक जो हैं उनकी नेगेटिव में चली गई है। इकोनॉमीज लोगों की गिर गई हैं, खत्म हो गए हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स। हमारे साथ इंडिया की कई दिहाइयों में जाके नेगेटिव ग्रोथ में चले गए हैं, -7 पे चला गया उनका ग्रोथ रेट। तो दुनिया अपने घुटने नीचे टेक चुकी है। तो ये भूल गए कि कोविड के जमाने में पाकिस्तान ने जो जबरदस्त जिस तरह से अपनी आवाम को मैनेज किया है, जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान में 4% ग्रोथ हुई है, जिस तरह से एहसास प्रोग्राम के बीच में 12.5 मिलियन फैमिलीज को 1200 मिलियन रुपए दिए गए, जिस तरह से यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया गया, खा वो लंगर खाना हो, खा वो शेल्टर होम्स हो, जिस तरह से यहाँ पे लोगों को घर दिए गए। पहली दफा
कई हम रोटी कपड़ा और मकान की नारे हम सुनते थे, लेकिन मकान देने वाली ये हुकूमत, सेहत देने वाली, हेल्थ कार्ड देने वाली ये हुकूमत इस मुल्क का लॉन्ग टर्म लैंडस्केप चेंज कर दिया। आप देखें एनवायरनमेंट जिसको कोई नहीं पूछता था, और पाकिस्तान इज वन ऑफ द 4th मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज। डॉक्टर साहबा कथा कलामी के लिए माजरत इस बात की तायीद करते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया जिसका शिकार हुई पड़ी है, हमारे हमसाया मुल्क की 7% जो मईशत है वो सुकड़ गई है, इस बात का हम एतराफ करते हैं। लेकिन हमारे वजीर हमें बताएं कि जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है उसके साथ साथ कुव्वत खरीद भी बढ़ी। अब जो रोजाना की बुनियाद पर सैलरी पेशा अफराद हैं उनकी कुव्वत खरीद किस तरीके से बढ़ी? मालिकान ने तो पैसे नहीं दिए, वो कहां से बढ़ गई? वो हमें समझ नहीं आती मंतिक के कुव्वत खरीद किस तरीके से बढ़ रही है। किसी ने नहीं कहा कि ये हो रहा है। देखिए बात फवाद चौधरी साहब ने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन, यासिर साहब या तो आप मुझे बोलने देंगे या आप बोलेंगे। बोलिए। आपने जनरल साहब को एक दफा इंटरप्ट नहीं किया, मेरी बारी में आप मुझे बार बार इंटरप्ट करेंगे। आइए। हाँ जी, बात ये है कि पूरी दुनिया में जो कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, पूरी दुनिया में इफेक्ट हुई हैं कीमतें। और आप इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ देखें, ऑयल की कीमत इंटरनेशनली 3 गुना हो गई है। आप गैस की कीमत देखें, आप आटा, चीनी, खाने के तेल, अशाए खुर्दोनोश की कीमत देखें किधर बढ़ गई है, आसमान पे पहुंच गई है। और पाकिस्तान उसके कंपैरिजन में रीजन में इस वक्त भी चीपेस्ट है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, ये आप ना भूलें। और 65% हमारी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है, और उनका जो खाने की चीज है गंदम वो खुद उगाते हैं। तो और इस दफा जिस तरह से 1100 अरब की दी गई है सब्सिडी किसान को, कभी इस तरह नहीं किसान को खुशहाल किया गया। 64% आपकी ट्रैक्टर की सेल बढ़ी है। जिस तरह से आपके बम्पर क्रॉप हुए, आफ्टर ऑल पिछले 2.5 साल में कुछ हुआ ही है तो बम्पर क्रॉप्स आए हैं ना। तो जिस तरह से हुकूमत ने वो मराहत दी है जो पहले किसी ने पाकिस्तान में सोची भी नहीं थी। आईटी सेक्टर। डॉक्टर साहब आपकी तरफ दोबारा आते हैं, जरा जनरल साहब से बात करें। जनरल साहब, आपने कहा कि अपोजिशन बटी नहीं है, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन खड़ी है, और बिलावल साहब बेशक अलहदा हैं लेकिन वो एंटी गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। लेकिन आप किस बुनियाद पे समझते हैं कि अपोजिशन इकट्ठी है? देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वाजे कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाजे कहती है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान किसी और बयानिए पे आए थे और हुकूमत को वो बचाने आए हैं, हुकूमत को गिराने नहीं आए। तो फिर अपोजिशन किस तरह इकट्ठी है? बयानिया दोनों का लहदा रहता है, तनकीद तो हर दौर में होती रही है और अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, तो फिर किस तरीके से अपोजिशन इकट्ठी होगी? देखें, अपोजिशन इकट्ठी है, पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने सबको इकट्ठा किया, उसमें बशमूल पीपीपी सारी जमातें इकट्ठी थी, सबका एक ही नुक्ता नज़र है और उसके ऊपर चलते रहेंगे। बाकी तो चूंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है पीपल पार्टी की और पीडीएम के लेवल के ऊपर, और वो भी ठीक है, अगर तो वो पैचअप हो जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपके अंदर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और उसकी एक स्ट्रैटेजी होगी बजट के ऊपर भी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब बड़ा अच्छी बात है, ये कह रही हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है तो अल्लाह ताला करे और इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ये कोविड का बहाना जो है ये तो जायज़ नहीं है। बिकॉज इन्होंने 2018 में हुकूमत संभाली है और 2019 का आप चेक कर लें कि जीडीपी किधर थी और 2020 की, ये कोविड तो साल 1.5 साल पहले का मसला शुरू हुआ। उससे पहले 5.8 से ठीक है, ये देख लिया जाए जैसे कि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मियां साहब 90 की दहाई में जरा और तरह के थे, अब जरा और तरह के हैं। तो अगर हम ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इब्तदाई मराहिल में कुछ और तरह की थी, सीख रही थी, लेकिन अब सीख चुकी है और इतना सीख चुकी है कि यूरोपियन कंट्रीज जिस वबा से नहीं निकल सके ये हुकूमत निकल रही है, तो ये भी तो एक पॉजिटिव चेंज है ना। देखें, बात यह है कि अल्लाह का करम है, मैं कहता हूँ खुदा ने हमें बचाया इस कोविड से। जो अटैक यूरोप में हुआ या इंडिया में हुआ वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। बट आफ्टर हैविंग सेड दैट मैं कहता हूँ कि ऑफ कोर्स हुकूमत ने अपनी एफर्ट की और उसके अंदर आर्म फोर्सेस का एक बड़ा रोल था, जो सेंटर बनाया हुआ था वो करते रहे। लेकिन बेसिकली ये अल्लाह का करम है
कि इसको, ये अमेरिका जैसा कंट्री अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो पाकिस्तान अपनी जोर के ऊपर हुकूमत इसको डिफेंड नहीं कर सकती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं, इमरान खान साहब ने भी कहा कि 2-3 साल का, देखें उन 2-3 सालों के अंदर ही तो हमने इतने ज्यादा डैमेज कर दिए। ये जो कर्जा ही आपका बढ़ के 45,000 अरब तक चला गया है, इनको उतारने का और आपकी आउटकम कोई नहीं है। जनरल साहब, मैं माजरत है जनरल साहब, क्योंकि आप बड़े सीनियर सियासतदान है और बड़ी गहरी नजर है, ये जो कर्जा हमारा इतना बढ़ गया है, वो जो कर्जा बढ़ा है वो किसका कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया गया था और कितना कर्जा, किसका कर्जा उतारा गया, ये भी जरा बता दें ताकि असल हकीकत सामने आ जाए। देखिए हर हुकूमत जो आई है ना, ये आपको पता है ना कि परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में 6,000 था अरब, उसके बाद वो पीपल पार्टी आई तो उन्होंने, और परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने टाइम पे क्या किया था, ये जो पेरिस क्लब है उसके भी चूंकि उन्होंने पाकिस्तान को पिच करना था अफगानिस्तान में इनके साथ तालिबान से लड़ने के लिए, तो सब कुछ हमारे सारे कर्जे रीशेड्यूल हो गए थे उस वक्त। पीपीपी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने उन कर्जों की किस्तें भी दी, उसका इंटरेस्ट भी दिया। जब पीपीपी चली गई तो पीपीपी के टाइम के जो कर्जे थे उनका इंटरेस्ट भी हमने पे किया और कर्जे लिए जिनके लिए आप अंधेरों में डूबे हुए थे। एक नाइटमेयर थी कि ये मुल्क तो कैसे निकलेगा। ये फिर हम ये क्यों नहीं कहते, जनरल साहब यही हम जानना चाहते हैं, फिर ये क्यों नहीं कहते कि जो नून लीग ने कर्जे लिए थे अंधेरों से निकालने के लिए, उसकी किस्तें तरीके इंसाफ अदा कर रही है, ये हुकूमत अदा कर रही है, तो फिर हम सारा ब्लेम इसको क्यों देते हैं? देखिए नहीं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं एक तो हर हुकूमत ने कर्जे दिए हैं, तारीख इंसाफ को भी जो कर्जे पहले लिए हुए हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मनी देनी होगी। आज तारीख इंसाफ ने जो कर्जे लिए हैं इस पे आने वाली हुकूमत ने इंटरेस्ट देना होगा। अल्लाह करे जैसा। मैं जनरल साहब वापस आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब जो पॉइंट उठाए जनरल साहब ने, तो उस पर रिबटल दीजिएगा, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में जब इस वबा के दौरान आप मईशत में बेहतरी की जानिब गामजन हैं और 100 इंडेक्स में बेबहा इजाफा हो रहा है, तो बजट में रिलीफ क्या होगा आवाम के लिए? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि मैं लोन्स के बारे में आपको 2-3 फैक्ट्स बताना चाहूंगी। IMF से जितने आज तक लोन लिए हैं हमारे मुल्क ने, उसमें तकरीबन 45% PPP ने लिए, कोई 37% नून लीग ने लिए और हमारी हुकूमत ने 18% लिए, टोटल जो लोन्स लिए गए। और पहले साल जब हम आए थे तो हमने कोई 10.5 अरब का लिया था लोन। अच्छा, वैसे आप 18% तस्लीम कर रही हैं, वजीर आजम साहब ने कहा बकिया तमाम जमातों ने या तमाम हुकूमतों ने 18% लिए। नहीं। और तीसरी बात ये कि इस साल 3.5 अरब जो एस्टिमेट बताया जा रहा है वो ये कि 3.5 अरब, और मेरा ख्याल है कि ये अगर हालात इंशाल्लाह अच्छे रहे तो ये हुकूमत ये खत्म करेगी लोन का सिस्टम। तो दिस इज वेरी वेरी पॉजिटिव, और ये कोई इम्पोर्ट ड्रिवन इस दफा हमारी नहीं है ग्रोथ, दिस इज एक्चुअल ग्रोथ। और इस दफा पाकिस्तान जो कि एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, उसकी एग्रीकल्चर पे फोकस करके उसको डेवलप किया जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द थिंग, यानी जिस तरह की यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस हो रहा है, IT इंडस्ट्री आपकी इन 2.5 डबल हो गई है आपकी एक्सपोर्ट, और आपकी एक्सपोर्ट इन पिछले 10 महीनों में मैक्सिमम रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें कि सर्विस इंडस्ट्री और गुड्स बेस्ड एक्सपोर्ट्स जो आपकी हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो ये बड़े खुश आइन चीज़ें हैं, और ये हुकूमत की एक पॉजिटिव सोच है, एक लॉन्ग टर्म सोच है, और जिससे कि कंस्ट्रक्शन, और आपने देखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इतना ग्रोथ, 9% कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ है। नहीं जी, ये सारा कुछ हो गया। रिलीफ क्या देने जा रहे हैं इस बजट में, रिलीफ क्या देने जा रहे हैं, अवाम ये जानना चाहते हैं इस बजट में आप क्या रिलीफ देने जा रही हैं? की तनख्वाहदार तबके की सैलरीज बढ़ रही हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं। उसके अलावा इस दफ़ा डेवलपमेंट पे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खोले जा रहे हैं। फिर जिस तरह के लोन्स गवर्नमेंट दे रही है, कामयाब जवान प्रोग्राम, ये एक बहुत खुश आइन चीज़ है, जो कि जिसमें कि आम ख़वातीन और आम घर पे बैठे हुए नौजवान 10 लाख तक के लोन्स लेके अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब जिस तरह की दुनिया है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और खुद इन्वेस्टमेंट करके खुद आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से हुकूमत प्रमोट भी कर रही है, और जो आगे नजर आ रहा है
बैंक्स आपको देखे ना, फोरक्लोजर लॉ को इस गवर्नमेंट ने चेंज किया, और आप जिस तरह मॉर्गेज पे पहले पाकिस्तान में कोई सोच ही नहीं सकता था अपना घर रखना। आपसे जनरल साहब, आपसे एक सवाल है, आखिरी सवाल है, इसका बताइएगा। बड़ा शोर मचा हुआ है, आज शाहिदा खान अब्बासी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, फैसला जो हैं वो फैसला होगा, उनकी बात मानी जाएगी, लेकिन हतमी फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। तो अगर वो शहबाज शरीफ सदर हैं और उनके बाद भी किसी ने हतमी फैसला करना है, तो क्या फिर ये सियासी जमातों के अंदर सदर का ओहदा ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? कोई ऐसा ओहदा रख देना चाहिए कि हतमी फैसला जो करे सदर भी वो हो? देखें, ये मखसूस हालात हैं जिनके अंदर ये कैसे महसूस हालात हैं? आपके अपोजिशन लीडर वो हैं, आपकी पार्टी के सदर वो हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपनी मौजूदगी में उन्हें सदर बनवाया हुआ है, तो फिर ऐसे महसूस हालात क्या है कि कुछ जंग हो गई, अल्लाह ना करे कोई सलाह आ गया? आपने देखिए, आपका टाइम फिर गुजर जाएगा, आप सवाल करते रहेंगे। आपने सवाल किया, मैं समझ गया ना। मैं ये कहता हूं कि मखसूस हालात इस तरह हैं कि जो पार्टी का सदर था, प्राइम मिनिस्टर सिटिंग था, वो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन पहले प्राइम मिनिस्टर से हटा, फिर पार्टी की सदारत से हटा, फिर पाबंद सलासल हुआ, फिर दर बदर हो गया। तो सियासी लोगों को ऐसे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उनको बिल्कुल अपने तौर पे साइड लाइन तो नहीं कर सकते। लेकिन अभी मुल्क के अंदर सदर जो हैं शहबाज शरीफ हैं, और मैं आपको अश्योर करता हूं कि शहबाज शरीफ साहब सारे लोगों के साथ मुफाहमत करके अपनी पॉलिसीज के मुताबिक, इवन MNAs सेनेटर से वो कंसल्ट कर रहे हैं, सारों से बात होके, और फिर अपने भाई से भी करेंगे, उनको अलग तो नहीं रख सकते, उनसे भी बात करेंगे, बट फैसला वो होगा जो अक्सरियत का फैसला होगा, और जो हमारे नुमाइंदे सारे बैठ के फैसला करेंगे। आगे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है 2023 का, और उसके ऊपर होता। तो शायद खान भाई साहब अपने तौर पर ठीक कहते हैं कि जी उनसे भी बात होगी, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि मुफाहमत के साथ फैसला होगा, और मुस्लिम लीग नून जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और गवर्नमेंट मजमूई तौर पे अक्सरियत का जो फैसला होगा वही राइज होगा। और ये खुशाइंद बात है, ये भी जमचा हुस्न ही है कि अगर तनकीद की जाती है तो उसके साथ साथ अगर हुकूमती इक़दामात बेहतरी की जानिब गामजन है तो उन्हें खुशाइंद भी कहा जाता है अपोजिशन की जानिब से, और सराहा भी जाता है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम साहब और डॉक्टर जरका साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहा जाता है कि जिस गांव को जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। इसी तरह की स्टेटमेंट आज कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दी है। उनका ये कहना था कि पीडीएम में वापसी को कोई इरादा ही नहीं, तो उसका सवाल क्यों पूछते हैं हमसे। यही बात अगर मौलाना फजलुर रहमान की जुबान से सुनी जाए तो वो ये कहते थे कि रखना डालने की कोशिश हमेशा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब के भी, कि रखना डालने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई, तो इसलिए उनकी वापसी की कोई बात नहीं होगी। हम भी उनकी वापसी की ख्वाहिश नहीं रखते, हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ है, बार बार हम इस इशू पर बात कर चुके हैं। अब इस बात में तो सदाकत है ही नहीं कि ये एक जगह पे मिल जाएंगे, अलग रहेंगे। अलग रह के किस तरीके से आगे चलाएंगे, तहरीक किसकी कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी की या नाम नेहाद पीडीएम की। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, हम उसे 3 जमातों का मजमुआ कहें और पीडीएम ना कहें, तो उनकी तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है कि जबकि जो सिफारिशात दी जा रही हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से वो भी काबिल अमल नहीं है? देखिए यासर, मुझे पीडीएम की तहरीक कामयाब होती नज़र नहीं आती। अब आप पूछेंगे क्यों नज़र नहीं आती। आप ज़रा पीडीएम का शेड्यूल देखें। पीडीएम का शेड्यूल, ये महीना है मई का, जून शुरू हो गया ना, ये जून शुरू हो गया ना यासर, जून जुलाई अगस्त, 14 अगस्त को वो तीसरा जलसा कर रहे हैं, 14 अगस्त को कर रहे हैं ना। हाँ जी। उससे पहले 2 जलसे हैं। अब मुझे बताएं कौन सी ऐसी तहरीक है जिसमें इतना लंबा टाइम दिया जाता है। लाहौर शहर, जिसे मुस्लिम लीग नून अपना किला कहती है, लाहौर जिससे तहरीक शुरू की जाती है, लाहौर में जलसा ये नहीं कर रहे। वो पुराने जलसे वाला नतीजा देख के मैं इसलिए आपको उसी तरफ आ रहा हूँ। सवात में ये जलसा कर रहे हैं, सवात के जलसे में, सवात में ये 15 जलसे करते हैं। ना उन जलसों का हुकूमत को कोई नुकसान है, ना अपोजिशन को उसका कोई फ़ायदा है। वो एक चीज़ ज़रूर होगी कि दिन में 1 घंटा 2 घंटे या कुछ टाइम जो है वो टीवी की स्क्रीन पे ये रहेंगे,
जिस तरह शेख रशीद कहता है ना कि लोग करोड़ों का जलसा करके टीवी पे जितना टाइम लगाते हैं, मैं वैसे ही टॉक शो में वन मैन आर्मी ये होंगे। उसके बाद आप आ जाए इनका कराची का जलसा। पीपल्स पार्टी को फिक्र ही कोई नहीं है कराची, वहाँ पे MQM भी जलसे कर रही है, वहाँ पे जो है दूसरी तहरीक जो है उनकी मुस्तफा कमाल की जमात वो भी जलसे कर रही है, PSP भी जलसे कर रही है। वहाँ पे जलसा करके देखें, ये कराची में जलसा करते हैं, तो अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर लोग कहेंगे जलसा करने क्या हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर फरमाते हैं, पीपल्स पार्टी को रगड़ा लगाते हैं, तो फिर ये तहरीक इंसाफ की बजाय तोपों का रुख उधर हो जाएगा। और जब दो तरफ रुख होता है तो दोनों तरफ होने वाली बमबारी ज़ाया जाती है, उससे फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद ये कहते हैं 14 अगस्त को इस्लामाबाद, मैंने आपसे कल भी कहा था 14 अगस्त को नहीं जलसा हो रहा है इस्लामाबाद में। मैं आपको ये फिर कह रहा हूँ, 14 अगस्त के जलसे से पहले शहबाज शरीफ कोई धमाका कर देंगे, शहबाज शरीफ किसी और तरफ चले जाएंगे, शहबाज शरीफ की लाइन चेंज हो जाएगी। अभी आपने सुना नहीं जनरल क्यूम साहब ने क्या कहा कि मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। वो तमाम सेनेटर से, तमाम अरकान असम्बली से पूछ रहे हैं, और उसके बाद जो उनका फैसला होगा वही मियां नवाज शरीफ का फैसला होगा। मैंने जब कल कह दिया था प्रोग्राम में, जनाब 20 लोगों का मीटिंग थी, 18 ने कह दिया मुफाहमत की सियासत करें, तो मुफाहमत की सियासत होगी जनाब, कुछ नहीं होगा। PDM क्या करेगी? PDM अपना एक मौलाना फजलुर रहमान और मरियम साहिबा अपना सियासी वजूद कायम रखने के लिए ये जलसे और जुलूस कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, जब आप ये समझते हैं कि जो PDM के जलसे हैं उसके मद्दे मुकाबिल PTI को जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि अगर पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को MQM टफ टाइम देते हुए नज़र आ रही है कराची के अंदर। अब वो जिस तरह ताजर बरादरी को अपने साथ में ला रही है, तो वो क्या MQM फिर से रेज हो सकती? देखिए MQM की वहाँ पे कराची में कुव्वत है, MQM खड़ी होगी, MQM एहतजाज करेगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिसमें आप ये समझें कि सिंध हुकूमत ख़त्म हो जाए। स्टेट पावर जिसके पास होगी वो आके जीत जाएगा। जमात इस्लामी के पास स्टेट पावर मौजूद है, वो भी निकलेंगी, उनके साथ और भी निकलेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान जो अपना एक मुतहिदा मजलिस अमल टाइप बनाते थे और जिसमें वो जमातें उनसे इलेक्शन लड़ते थे, इस दफ़ा उनके लिए ये नहीं होंगी। चलें एक और चीज़ आपको बता दूँ, मौलाना साहब ने अपने एक इंतहाई करीबी साथी के ज़रिए और मुस्लिम लीग नून के एक शख्स के, मरियम के करीबी साथी, उसके ज़रिए जहांगीर तरीन के पास राब्ते की कोशिश की है। अच्छा, वो तो कहते हैं कि अभी सोचा नहीं है कि हमने। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, जहांगीर तरीन की तरफ से उन्हें कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। जहांगीर तरीन ने वाज़े तौर पे जहांगीर तरीन ने उन्हें इनकार कर दिया कि अभी वक्त नहीं है, क्योंकि जहांगीर तरीन बड़ा समझदार आदमी है और वो कभी ऐसा नहीं करेगा। और मैं जहांगीर तरीन के मतलब आपको बता दूं कि शोर मचा हुआ है कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी मुतवक्के नहीं है। जहांगीर तरीन को ना क्लीन चिट मिलेगी और ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी, वो दरमियान में लटकते रहेंगे। यानी अगर PDM की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जहांगीर से रब्ता करने का भी कोई फैसला नहीं किया गया, तो फिर राना साहब की ये बात कि रब्ता किया गया लेकिन वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो इसी वजह से ये बयान दिया गया है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते हमने एक इशू पे बहस की थी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुर्गियों का गोश्त जो खिलाया जा रहा है वो किस तरीके का है। शायद कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी इंतज़ामिया के, शायद उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो पाया। आज फिर एक वीडियो आपको दिखाते हैं कि इस वक्त जहां पर रेट में भी इजाफा है, जहां पे वो कुव्वत खरीद से भी बाहर है, तो किस तरीके की वो मुर्गी खिलाई जाती है, ये किसको पूछना होगा, किसको इन पे कदगन लगानी होगी, किसको पकड़ना होगा। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। एक ही वीडियो इस दौरान और भी है, उसमें क्या बातचीत की है वो राना साहब ही बताएंगे। राना साहब, ये अभी तक इनकी पकड़ क्यों ना हो सकी? जब मामला हाईलाइट भी होता है फिर भी पकड़ नहीं होती। यही एक बात है। देखें यासर, ये जो दूसरी वीडियो है, ये जो शख्स है ये क्या आवाज़ लगा रहा है? ये आवाज़ लगा रहा है 100 रुपये में ले जाएं, 100 रुपये में ले जाएं, 100 रुपये में ले जाएं। ठंडी मुर्गी। ये बाकायदा मंडी के अंदर नीचे 3 तहें उन मुर्गियों की हैं जो मरी हुई हैं, जिसे ठंडी मुर्गी कह रहे हैं। और ये कोई ऐसा इलाका गैर नहीं है जहां इंतजामिया नहीं पहुंच सकती। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पे आम आदमी नहीं पहुंच सकता। ये वीडियो बनी है, तो वीडियो किसी बनाई होगी। ये शख्स एक है जिसको वो कह रहा है ठंडी मुर्गी ले जाए, 100 रुपये किलो वो कह रहा है ठंडी मुर्गी ले जाए, 100 रुपये किलो, यानी 100 रुपये की मुर्दा मुर्गी ले जाए। और वहां से लोग खरीद रहे हैं। क्या करते हैं कि 100 मुर्गी जिंदा, 200 मुर्गी मुर्दा लेकर जाते हैं। फिर हम तो यहाँ पे सियासतदान आपस में सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर हुक्मरान अपनी कारकर्दगी दिखा
दिखा रहे हैं। यहाँ पर बैठे मुख्तलिफ महकमों के लोग जिन्होंने इस पर कार्रवाई करनी है वो अपनी कार्रवाई डाल रहे हैं, लेकिन एक दोनों फुटेज में आप देखें कि इसमें 100 रुपए किलो मंडी के अंदर ठंडी मुर्गी बिक रही है और ये शख्स किस तरह हंसता मुस्कुराता हुआ मजाक उड़ा रहा है। किनका? इस हुकूमत का, अदारों का मजाक उड़ा के कहता है जनाब मैं 8 रुपए किलो वहां से उठाता हूं, 100 रुपए किलो यहां बेचता हूं, और फिर ये शवारमे में इस्तेमाल होती है, फिर ये बारबेक्यू में इस्तेमाल होती है, फिर ये कबाब में इस्तेमाल होती है, फिर ये पिज्जे में इस्तेमाल होती है। और ये बड़ी हंस के कह रहा है, बड़ी, ये किसी खुफिया खाने में नहीं बैठा हुआ। आप गौर करें, एक चौक में खड़ा है, एक सड़क पे खड़ा है, दूसरा शख्स मार्केट में मौजूद है, आवाजें लगा रहा है, आवाजें लगाकर बेच रहा है। हम कोरोना का शोर मचाते हैं, हम दूसरी बीमारियों का शोर मचाते हैं। इस मुर्दा मुर्गियों के गोश्त से जो बच्चे बीमार होते होंगे, जो बूढ़े बीमार होते होंगे, जो नौजवान बीमार होते होंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ सियासतदान बोला? क्या किसी रुकने असेंबली में करारदाद पेश की? क्या इस पर आवाज उठाई? किसी सियासतदान ने कहा कि इस पर एक्शन लेना चाहिए? कोई नहीं लेगा, इसलिए कि इसको बेचने वाले बड़े तगड़े लोग हैं, इसका कारोबार करने वाले बड़े तगड़े लोग हैं। अवाम में खुराक के नाम पर यह जहर जो बेचा जा रहा है, अवाम को जो जहर खिलाया जा रहा है ताकि हम लोग मुर्दार चीजें खाएं, अवाम मुर्दार खाए चीजें खा के चुप होके बैठ जाए और सियासतदान अपनी सियासत चमकाते रहेंगे। सियासत ये यहाँ पे हो रहा है। अब ये फुटेज जो हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स खुद इकरार कर रहा है, इकरार क्या कर रहा है कि ये पिज्जे के लिए, इकरार कर रहा है शवारमे के लिए, ये बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल हो रही है। पहले तो हमने एक फुटेज वो दिखाई थी चंद दिन पहले कि जनाब ये देखें मरी हुई मुर्गियां बिक रही हैं, बंदा पकड़ा गया बंदा। लेकिन आपको मजे वाली बात बताएं, उस शख्स की जमानत 24 घंटे के अंदर हो गई। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें ऐसे शख्स को ऐसी सजा दी जाए कि यह कई साल तक अंदर रहे, जो इंसानों को ऐसी खुराक खिला रहा है कि जो मुर्दार है, जिससे इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या बीमारियां पैदा होंगी। कैंसर इससे पैदा हो जाएगा, इसके अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो जाएंगी कि जब आप मुर्दा जानवर का गोश्त खाएंगे, गुनाह तो गुनाह, लेकिन इंसानी जानों को कितना नुकसान होगा। लेकिन हुआ क्या, जनाब गिरफ्तार हुआ, अगले दिन उसकी जमानत हो गई, फिर वो जाएगा, जाकर पहले आगे 25 मुर्गियां बेचता था, 500 मुर्गी बेचेगा। लेकिन बेहिस, मैं समझता हूँ वो अदारे बेहिस अदारे हैं। जहाँ पे हम रियासत मदीना की तरफ गामजन होने का ऐलान करते हैं, या सर पूरी दुनिया में मुझे कोई माजरत से एक दुनिया का कोई मुल्क ऐसा दिखा दे पाकिस्तान के अलावा जहाँ पे ऐसे सामान बेचने वाले की जमानत 24 घंटे में हो जाती हो। भाई कानून बना हुआ है, मिलावट पे कितनी सजा है, और जो मुर्दा जानवरों का गोश्त बेचेगा उसकी क्या सजा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं। सोचिए कि रियासत मदीना के वज़ा करदा उसूलों पे हम किस हद तक अमल दरामद करते हैं। अगर हमारे हालात ये रहे, अगर हमारा अखलाक का गिरावट का आलम ये रहा, तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये बुनियाद अगर ये डाली जा रही है तो इसकी इमारत बहुत बुरी खरी होगी। नाज़रीन, दिलासा से मुझे और आपको दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।